नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चेतना की शिखर यात्रा 240, यथार्थ की कसौटी पर विश्वास। विगत अंक में आपने सुना कि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पूर्व ही अपने सहयोगियों एवं सहचरों के माध्यम से आवश्यक तैयारियां आरंभ करा दी थी। संस्थान को स्वरूप देने में 3 महत्वपूर्ण आधारों में एक भाग प्रयोगशाला, योग, स्वास्थ्य, साधना और गुह्य प्रयोगों के स्थूल जगत पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन का था, तो वहीं दूसरा भाग गायत्री के 24 स्वरूपों की स्थापना, 24 देव शक्तियों की स्थापना का था। तीसरे भाग में संस्थान में शोध ग्रंथालय की प्रतिष्ठापना भी सम्मिलित थी। पूज्यवर के मार्गदर्शन में सुनिश्चित व सुनियोजित रीति से ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान को आकार दिए जाने में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को शोध संबंधित ग्रंथों के संकलन से लेकर वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की यथा योग्य व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया था, जिसे वे अपनी समर्थ गुरु सत्ता के कुशल मार्गदर्शन में भली प्रकार संपन्न कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। अवधूत का सहयोग। ग्रंथों की खोज के समय कई बार लगा कि सूक्ष्म और दिव्य शक्तियों ने जैसे काम पहले ही करके रख दिया है, वे निमित्त मात्र बने हुए हैं। लेकिन निमित्त मात्र बनने के लिए भी तो पात्रता चाहिए। मन में यह विचार चल ही रहा था कि वाराणसी के 80 घाट चौराहे पर पुस्तकों की अभिष्ट दुकान ढूंढ रहे डॉक्टर साहब को सूक्ष्म आवाज सुनाई दी। वह पात्रता भी पुरुषार्थ से नहीं मिलती है जिसे निमित्त मात्र बनाना हो। ऋषि सत्ताएं उन पर पात्रता भी बरसा देती हैं। आवाज की दिशा में देखा तो एक अवधूत साधु का छाया शरीर दिखाई दिया। छाया शरीर अर्थात आकृति तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन स्वरूप पारदर्शी था। श्वेत धवल केश और लंबी दाढ़ी मूछ वाले उस अवधूत ने डॉक्टर साहब को अपनी ओर देखते हुए पाकर अवधूत खिलखिलाकर हंस दिया। फिर बोला, मन में पात्रता का विचार आना भी अध्यात्म जगत में अनुचित है बालक, सब गुरु की कृपा समझो। इतना संबोधित कर उस अवधूत ने पीछे वाली गली की ओर इशारा किया और कहा, इस दिशा में चले जाओ, गली पार कर दाहिनी ओर मुड़ना, वहां से 10 घर छोड़कर 11वें घर में प्रवेश करना। बाहर से वह निवास दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह शिवालय है। उस शिवालय में तुम्हें वह कोष मिलेगा जिसकी खोज में यहाँ घूम रहे हो। गिनती के 5 वाक्य बोलकर वह अवधूत लुप्त हो गया। डॉक्टर साहब उस बाबा की इंगित दिशा और पहचान में गए। शिवालय में पहुंचे। शिवालय में एक वृद्ध उपासक बैठे हुए थे, लगा वर्षों से यही रहते हों। डॉक्टर साहब को देखकर उपासक उठे, अभिवादन किया और उन्हें एक कोठरी में ले गए। उस कोठरी में कुछ संदूक कचियां रखी हुई थीं। उन्हें खोलकर बताया तो देखा मोटे पीले कागजों पर काली स्याही से लिखी 60-70 पुरानी पुस्तकें रखी हुई हैं। उपासक ने वह संदूकची डॉक्टर साहब को सौंपी और कहा, मेरा काम पूरा हुआ, इन्हें आपके लिए ही संभाल कर रखा था। जिनके लिए इन ग्रंथों को तलाश रहे हैं उन तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अभिष्ट पुस्तकों की तलाश के दौरान इस तरह के कई अनुभव हुए। मद्रास के अडयार इलाके में, जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है, डॉक्टर साहब को मैडम ब्लावत्स्की, एनी बिसेंट, लेड बीटर आदि विद्वानों और साधकों के रहस्यमय अनुभवों से पूरित पुस्तकों की सूचना मिली थी। अडयार स्थित केंद्र पर पहुंचे तो पता चला कि जो सूची लेकर आए थे उसमें से आधी से ज़्यादा किताबें तो है ही नहीं। मुख्यालय के सभी विभागों, साधकों और अधिकारियों से संपर्क किया,
कोई लाभ नहीं हुआ। जब वे निराश और थके होकर मुख्यालय के पार्क में एक बेंच पर बैठे वापस लौटने के बारे में सोच रहे थे तो एक गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति ने उन्हें हेलो कहा। उस व्यक्ति के वस्त्र गेरुआ रंग के थे, पर वह सन्यासी नहीं लग रहा था। उस व्यक्ति ने अपना परिचय रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानंद के रूप में दिया और अडियार के पास विले पार्ले रोड पर रह रहे एक बुजुर्ग थियोसॉफिस्ट का पता दिया। कहा कि वह व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। स्वामी रंगनाथानंद तब रामकृष्ण मिशन हैदराबाद के प्रमुख थे। उनसे हुई बातचीत में गुरुदेव का जिक्र आया। स्वामी जी ने गुरुदेव का सम्मान से उल्लेख किया। कहा कि आपको समय हो तो हमारी सभा में चलिए। आचार्य श्री ने अद्वैत वेदांत पर जितना काम किया है अद्भुत है। आप मठ के सन्यासियों को उस बारे में बताइए। डॉक्टर साहब ने फिर कभी आने की बात कही और स्वामी जी को प्रणाम कर उनके बताए पते पर चल दिए। वहाँ स्वामी रंगनाथानंद द्वारा बताए गए बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई। उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से इस तरह व्यवहार किया जैसे उनके आने के बारे में पहले से पता हो। फिर उनके हाथ की सूची लेकर एक नज़र डाली और उस कमरे की 2 अलमारियों को खोला। देखा उनमें अभिलषित पुस्तकें सिलसिलेवार ढंग से रखी थीं। उपासक ने कहा, ये आपके लिए हैं। डॉक्टर साहब ने देखा ये वही पुस्तकें थीं जो मद्रास में कहीं नहीं मिल रही थीं। यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित संपूर्ण आर्ष साहित्य देखने का अवसर मिला, जो कि एक सुखद सुयोग था। पुस्तकें खरीदने जुटाने का सिलसिला निरंतर चलता रहा। शांति कुंज लाकर गुरुदेव के सामने रखने और सुबह उन्हें उठाकर वापस ले जाने, पुस्तकालय के अनुसार व्यवस्थित करने में जरा भी ढील नहीं आए। गुरुदेव उन पुस्तकों को देखने और पढ़ने और उपयोगी अंशों पर निशान लगाकर वापस सौंप देते। इस प्रक्रिया में कभी कदा विचित्र अनुभव हुए। एक अनुभव का उल्लेख जरूरी होगा। मुंबई और पूना से उस समय कोई 600 पुस्तकें लाई गईं। डॉक्टर साहब ने सिर्फ हिंदी की पुस्तकें गुरुदेव के सामने रखीं और अंग्रेजी तथा मराठी की पुस्तकें वापस ले जाने लगे। गुरुदेव ने उन्हें रोका और कहा कि इन किताबों को कहाँ ले जा रहे हो। डॉक्टर साहब ने कहा, आपके लिए हिंदी की और संस्कृत की पुस्तकें रख दी हैं। दूसरी भाषाओं की पुस्तक शायद आप नहीं पढ़ना चाहें। गुरुदेव ने कहा, इन्हें भी देखूंगा, यहीं रख दो। सुबह सभी पुस्तकें एक साथ ले जाना। किताबें गुरुदेव के पास छोड़ दी गईं। सुबह डॉक्टर साहब उन्हें वापस लेने गए तो देखा 60 पुस्तकें एक तरफ रखी हुई थीं। अंग्रेजी और मराठी की पुस्तकें भी देखी जा चुकी थीं और उनके अंशों पर भी हिंदी तथा संस्कृत की पुस्तकों की तरह निशान लगाए जा चुके थे। अलग रखी गई पुस्तकों के बारे में गुरुदेव ने कहा कि इनसे कोई काम की सामग्री नहीं मिली है, फिर भी इन्हें अपने विषयों की पुस्तकों के साथ रखना। प्रयोगशाला के लिए यंत्र। गुरुदेव ने चर्चाओं में, शांति कुंज के शिविरों में चलने वाले व्याख्यानों और पत्रिकाओं में शोध संस्थान का उद्देश्य कई बार स्पष्ट किया था। उन उद्बोधनों के अनुसार उद्देश्य अध्यात्म, तत्वज्ञान के दार्शनिक और प्रयोगात्मक दोनों ही पक्षों का जिम्मा संभालने वाला तंत्र खड़ा करना था। इस विषय में जो भी जानकारी, विचार और तथ्य जहाँ कहीं भी उपलब्ध हैं, उन्हें जुटाना पहला कदम था। दूसरे चरण में अध्यात्म दर्शन और मान्यताओं का प्रत्यक्ष परीक्षण किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था, जिसमें यज्ञ, चिकित्सा, उपासना के विभिन्न पक्षों और उसके प्रभावों का अध्ययन तथा योग और तंत्र के विभिन्न प्रयोगों, विधियों का विश्लेषण शामिल था। प्रयोगशाला के लिए गुरुदेव ने पहले चरण में 24 यंत्रों की एक सूची नोट कराई। इन यंत्रों से साधना उपासना के शरीर, मन और वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण आकलन किया जाना था। करीब 3 महीने के प्रयत्नों से जो मशीनें जुटाई गईं, ब्रह्मवर्चस संस्थान में लगाई गईं, उनसे भवन एक विराट प्रयोगशाला की तरह लगने लगा था। योग, मंत्र और तंत्र के विश्लेषण
परीक्षण प्रयोग के लिए भारत में बने हुए उपकरणों को प्राथमिकता दी गई। कुछ एक उपकरण ही बाहरी देशों से मंगाए गए। लगाए गए उपकरणों में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, जिसके जरिए हृदय की गति, लय और विद्युत तरंगों को मापा जाता है, उसके साथ जुड़ा ऑटो रिकॉर्डर, हार्ट रेट मीटर तथा कार्डियोस्कोप यंत्र भी था। साधना कक्ष कार्डियोलॉजी कक्ष में ही बनाया गया था, क्योंकि किसी भी प्रयोग अभ्यास का पहला प्रभाव हृदय पर ही पड़ता है। इन मशीनों की खरीद के समय वीरेश्वर जी प्रायः साथ होते थे। उपकरणों की खोज के लिए जगह जगह भटकना पड़ता। मशीनें भारी भी होती और हल्की भी, कुछ तो इतनी भारी कि कूली भी उन्हें उठाने से इनकार कर देते। उस हालत में वीरेश्वर जी और डॉक्टर साहब भी कूली के स्थान पर जुटते। प्राणायाम तथा उससे जुड़े अभ्यासों को प्रारंभिक जांच के लिए वाइटेलोग्राफ, पीएच मीटर, ब्लड गैस एनालाइजर पल्मोनरी कक्ष में लगाए गए। शरीर की चयापचय क्रियाओं को परखने के लिए बीएमआर मशीन और यज्ञ की ऊष्मा, धूम तथा प्रक्रियाओं का प्रभाव जांचने के लिए कैलोरीमीटर, क्रोमेटोग्राफ, पॉलीग्राफ, ईएमजी यंत्रों की व्यवस्था की गई। प्रयोग परीक्षण में लगने वाली ऊर्जा की व्यवस्था सूर्य के ताप और धूम से की जानी थी। इसके लिए सौर ऊर्जा का संग्रह और वितरण संचालक वाले यंत्रों की व्यवस्था की गई। संस्थान के लिए इन उपकरणों की व्यवस्था के समय कुछ कार्यकर्ताओं को लगा कि गुरुदेव को इन यंत्रों के बारे में बता देना चाहिए। हृदय, मस्तिष्क, रक्त परिवहन और मस्तिष्कीय तरंगों के साथ मांसपेशियों के आकुंचन संकुचन जांचने वाले यंत्रों की सूची बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। व्यवस्था में जुटे परिजन इन मशीनों के बारे में बताना शुरू करते। इससे पहले ही गुरुदेव ने 24 मशीनों की एक सूची थमा दी। उसमें मशीनों के नाम, उनके द्वारा संपन्न होने वाली जांच, मशीनें मिलने का पता और संभावित मूल्य आदि की जानकारी 4-5 पन्नों में लिखी हुई थी। सूची देखकर परिजन चकित रह गए, लेकिन थोड़ी ही देर में सहज भी हो गए। कुछ मन ही मन सकुचाए भी कि अपनी मार्गदर्शक सत्ता की क्षमताओं को आंकने में चूक क्यों हो जाती है। इस तरह की ग्लानि शोध संस्थान में बनी टीम के कुछ नए सदस्यों को ही हुई। क्रमशः परिजनों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ये जो श्रृंखला चल रही है चेतना की शिखर यात्रा का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले चेतना के शिखर यात्राओं का लिंक भी दे दिया जाएगा। कृपया उसको भी एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।